बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स पे बात करेंगे। हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट आपको हर एक रूल के ऊपर एक एमसीक्यू मिलेगा। इस तरह से आपके जितने सारे रूल्स हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड वो सारे भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। हर एल्डर सिस्टर इज क्लेवरर एंड प्रूडेंट देन शी। एक जो इम्पोर्टेंट टाइप का एमसीक्यू होता है वो ये कि आपको जो एडजेक्टिव की डिग्रीज है उनको सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पे आपने दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए। हर एल्डर सिस्टर इज क्लेवरर एंड प्रूडेंट। तो जब भी दो एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों की डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? हर एल्डर सिस्टर इज क्लेवरर एंड मोर प्रूडेंट देन शी। ये अगर कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवर तो प्रूडेंट को भी कंपैरेटिव में होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ही मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर बट ही इज डेफिनेटली मोर वाइजर देन ही। अब डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव आपने यूज नहीं करना। मोर वाइजर नहीं होगा, या तो ई आर लगता है या मोर लगता है। ये बड़ी कॉमन सी बात है लेकिन समटाइम्स आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मोर वाइजर नहीं होगा, वाइजर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, the less the tax burden, the best for the common citizens। ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जब कंपैरेटिव डिग्री को दोनों तरफ यूज करते हैं तो हम उसके साथ एक तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि दा लगाना है। द लेस, लेस इज कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल, लेस, लीस्ट। द लेस द टैक्स बर्डन, द बेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, द बेटर फॉर कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन। जैसे आप कहते हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर द मैरियर, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। तो जब दोनों तरफ आप एक तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो होता है, और सेकेंडली आपने उससे पहले दा भी लगाना है। नेक्स्ट देखिए जी, सम से द मोर द मैरी एंड अदर्स फॉर्मली बिलीव दैट सिंप्लिसिटी इज की। नो एरर। अगेन ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया। द मोर द मैरियर होता है, मैरी नहीं होता। मोर कंपैरेटिव है, मैरी नहीं होगा, मैरियर होगा विच इज कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट वन, द विलेज सीम्स मोर एम्प्टी देन इट वाज व्हेन वी केम हियर लास्ट ईयर। जी, अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी अपनी सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, उनके साथ मोस्ट या ईएसटी नहीं लगा होता, बट उनकी एक्सट्रीम डिग्री होती है, आप उसको ग्रेडिंग उसकी कर ही नहीं सकते हैं। उन एडजेक्टिव्स को हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और हम उनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एम्प्टी इज एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। कोई चीज एम्प्टी होती है या नहीं होती, एम्प्टी की डिग्रीज नहीं हो सकती कि कोई चीज कम एम्प्टी है या ज्यादा एम्प्टी है। अगर एक ग्लास है उसमें पानी है तो वो एम्प्टी नहीं है, अगर नहीं है तो वो एम्प्टी है। तो या वो एम्प्टी होगा या वो नहीं होगा, कम या ज्यादा एम्प्टी नहीं हो सकता। सो मोर एम्प्टी नहीं होगा। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स जितने भी हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। अगेन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव पे एक और एमसीक्यू है आपका, सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ दिस बुक, यू मस्ट बाई इट। दिस के साथ यहाँ पे बुक लिख लीजिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब कंप्लीट है कोई चीज तो वो कंप्लीट है, अगर कम कंप्लीट है इसका मतलब वो कंप्लीट है ही नहीं। कंप्लीट इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, मोस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, उनकी हम यहाँ पे आगे लिस्ट भी देख लेंगे। लाइक उसके अंदर आपका आइडियल आता है, उसके अंदर यूनिक आता है, उसके अंदर कंप्लीट आता है, उसके अंदर राउंड आता है, डेड आता है, उसके अंदर प्रेग्नेंट आता है। देयर आर सो मेनी अदर एडजेक्टिव्स। आई होप कि आगे किसी स्लाइड पे उसकी लिस्ट भी होगी। लाहौर इज फर्दर फ्रॉम रावलपिंडी देन गुजरात। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगेन आपको डिफरेंस करना आना चाहिए फर्दर और फार्दर में। फर्दर हम लगाते हैं एडिशनल के लिए, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर फर्दर को हम फॉर्मल इंग्लिश में एडिशनल के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। और जो फार्दर होता है वो होता है डिस्टेंस के लिए। जब भी डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो हम फार्दर लगाएंगे, फार से
फादर, FARTHER, फादर। तो ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या फर्दर नहीं आएगा यहाँ पे, फादर आएगा। नेक्स्ट वन, आई रीच द ऑफिस prior to my colleagues as there was fewer traffic on the road। अब एक चीज और है, यहाँ पे क्या है जी, ट्रैफिक इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यूअर नहीं लगाते, हम फ्यू या फ्यूअर हम नहीं लगाएंगे, हम लिटिल या लेस लगा सकते हैं। देयर वॉज लेस ट्रैफिक ऑन द रोड। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री इसलिए लग रही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले की निस्बत, किसी पिछले दिन की निस्बत उस दिन कम ट्रैफिक थी। सो देयर वाज लेस ट्रैफिक ऑन द रोड हो सकता है, फ्यूअर नहीं हो सकता। ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका भी एक आसान तरीका है समझने का कि कोई चीज अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अगर आप किसी के साथ 1 2 3 लगा सकते हैं तो वो काउंटेबल है। 1 2 3 जिसके साथ नहीं लगता वो काउंटेबल नहीं है। सो हम 1 ट्रैफिक 2 ट्रैफिक कभी भी नहीं कहते। सो दैट्स वाई ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, आई अप्रिशिएट यू वर्किंग सो हार्ड। आई अप्रिशिएट यू। अब यहाँ पे जब भी जेरेंड आएगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जेरेंड से पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर है, हिज है, हर है, और देयर है, आर है। यू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूर लगाएंगे। आई अप्रिशिएट योर वर्किंग सो हार्ड। मुझे आप, मैं आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जो आप जो मेहनत कर रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सो आई लाइक योर वर्किंग हार्ड। यू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा आपने क्या करना है, पोजेसिव केस लगता है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है। ठीक हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन भी नहीं लगता, पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है। योर है, एस के बगैर वाला जो है, योर है, आर है, हिज है, इसी तरह से हर है या देयर है, तो ये लगेगा। नेक्स्ट वन, अली कमिंग टू। अब ये बेसिकली एडजेक्टिव का नहीं है, लेकिन स्टिल मैं, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, ये एमसीक्यू जो है। अली कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी वाज अ सरप्राइज फॉर मैनी। अच्छा, यहाँ पे जब ये भी अब आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म से पहले हम या तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, अगर हम नाउन लगाए आईएनजी फॉर्म से पहले तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी, यस। अलीज कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी वाज अ सरप्राइज फॉर मैनी। ठीक है। सो अली नहीं होगा यहाँ पे। तो आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है। जेरेंड से पहले या तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, और अगर आप नाउन लगाएंगे तो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ऑफ ऑल हिज सॉन्ग्स दिस वन इज द बेटर। जब भी हम ऑफ ऑल की बात करेंगे, ऑफ ऑल, ज्यादा में से या दो से ज्यादा, ऑफ द थ्री होगा, या तीन चीजों के नाम आएंगे, तो उस सूरत में हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। द बेटर नहीं होगा, द बेस्ट होगा। द बेटर ऑफ द टू होता है। दो में से जब होगा तो कंपैरेटिव डिग्री डिग्री लगेगी। जब ऑफ ऑल होगा या ऑफ मोर देन टू जब भी होगा तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। नेक्स्ट वन, दिस बुक इज एज चीपर एज द अदर वन। जी, इसमें क्या प्रॉब्लम, कि उतने ही कम, उतनी ही ज्यादा सस्ती है जितनी की दूसरी बुक है। जी, एज और एज के बीच में हमेशा हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। एज चीप होगा, एज चीपर नहीं होगा। तो ये एक और रूल है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, द स्टूडेंट्स एट आवर कॉलेज ऑलवेज स्कोर हायर देन ऑल द अदर कॉलेजेस इन द सिटी। जी, दिस इज अ रॉन्ग कंपैरिजन। अब आप जरा गौर करिए, जब एडजेक्टिव में हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हम कर रहे हैं द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा स्कोर करते हैं, ज्यादा मार्क्स लेते हैं, किससे, ऑल द अदर कॉलेजेस इन द सिटी, दूसरे कॉलेजेस से ज्यादा या दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से ज्यादा। डेफिनेटली यहाँ स्टूडेंट्स का कॉलेज के साथ कंपैरिजन नहीं करना। स्टूडेंट्स मार्क्स लेते हैं दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से ज्यादा, तो यहाँ पे हम अदर कॉलेजेस नहीं करेंगे। ये भी एक कॉमन सी मिस्टेक है जो होती है आमतौर पर हमसे। हम इसको क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट एट आर कॉलेज ऑलवेज स्कोर
हायर देन दोज एट द अदर कॉलेजेस। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे देन, हम देन के बाद हम लगाते हैं देन सम टाइम, हम लगाते हैं दैट, सम टाइम हम लगाते हैं दोज। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं द स्टूडेंट्स एट आवर कॉलेज ऑलवेज स्कोर हायर देन द स्टूडेंट्स एट अदर कॉलेजेस। ठीक हो गया? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह पे हम एक दफा स्टूडेंट्स लिख दिया, तो अगली दफा हमको प्रोनाउन लिखेंगे, तो प्लूरल है तो हम दोज लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा सेंटेंस? द स्टूडेंट्स एट आवर कॉलेज ऑलवेज स्कोर हायर देन those at other colleges in the city. So next one, the difficulty level of biology was higher than the other subjects in the exam. ये नम्स की बात हो रही है कि बायोलॉजी जो थी वो उसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत। तो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी वाज हायर देन द अदर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है? डिफिकल्टी लेवल जो था वो हायर था, दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं था। दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल था उससे ज्यादा था। यहां भी गलत कंपैरिजन है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी वाज हायर देन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो एक सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के साथ कंपैरिजन करेंगे हम। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी वाज हायर देन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम। तो द डिफिकल्टी लेवल की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? हम लिखते हैं देन दैट ऑफ। ठीक हो गया? द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी वाज हायर देन दैट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम। दैट ऑफ का मतलब है देन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ। तो एक सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल को दूसरे सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल से कंपैरिजन करिए, दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन ना करिए। नेक्स्ट वन, मिस्टर सोमरवेल द मोस्ट डिलाइटफुल मैन टॉट अस इंग्लिश एट हैरो। जी, अब ये आपके पंजाब बोर्ड की एक बुक है, उसके अंदर से ये सेंटेंस है। अच्छा, वैसे तो हम द मोस्ट लगाते हैं, द मोस्ट डिलाइटफुल सुपरलेटिव डिग्री है। समटाइम्स ऐसे होता है कि द मोस्ट नहीं, हम आ मोस्ट यूज करते हैं। वो किस सेंस में यूज करते हैं? आ मोस्ट तब लगता है जब कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है? जब भी आप कंपैरिजन नहीं कर रहे तो उस सूरत में आप द मोस्ट नहीं लगाएंगे, मोस्ट से पहले आ लगेगा। और ये किसके इक्वल होता है? मोस्ट इज इक्वल टू एक्चुअली वेरी के इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक है? सो मिस्टर सोमरवेल, यहाँ पे सोमरवेल का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, एक जनरल बात हो रही है कि ही वॉज अ वेरी डिलाइटफुल पर्सन। तो यहाँ पे द मोस्ट नहीं आएगा, आ मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे चिप्स केक, उसके अंदर है अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम इसलिए नहीं है कि वो किसी और के साथ कंपैरिजन वहां पे नहीं है। जब भी कंपैरिजन नहीं होता तो हम द मोस्ट नहीं लगाते हैं, हम आ मोस्ट लगाते हैं। ठीक है? द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल द टीचर्स अगर हो तो फिर हो सकता है, ऑफ ऑल होता है तो उस सूरत में कंपैरिजन आ जाता है। अदरवाइज जब कंपैरिजन नहीं है तो आप द मोस्ट नहीं लगाएंगे, आप आ मोस्ट लगाएंगे। The most of the boys in the twin cities are choosing the engineering field nowadays. जी, यहाँ पे क्या मसला है? अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ आपका मोस्ट ऑफ द बॉयज जो इस्तेमाल हुआ है इसके साथ दा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तो नंबर के लिए इस्तेमाल हुआ है, मोस्ट ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पे जब आप इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, तो उस सूरत में दा नहीं लगाना, इसके साथ सिंपली मोस्ट आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट ये यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसके साथ क्या लगाएंगे? दा नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट वन, he gave little time to his studies than to his hobbies. He gives little time to his studies than to his hobbies. जी, इसको जरा गौर करिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी स्टडीज को कम टाइम देता है, हॉबीज को ज्यादा टाइम देता है। देखिए, जब भी देन आता है तो देन के साथ हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी होती है।
लिटिल कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। तो यहाँ पे हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लेस लगाएंगे, ही गिव्स लेस टाइम टू स्टडीज देन टू हिज हॉबीज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। मोर वी गेट मोर वी वांट। ये पैरेलल स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम इस तरह का पैरेलल स्ट्रक्चर, जब दोनों तरफ एक चीज एक करने से दूसरी ज्यादा हो रही है, एक एक करने से दूसरी कम हो रही है, तो ऐसी सूरत में हम दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और हम उसके साथ दा लगाते हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। तो इस स्ट्रक्चर को जरा सही तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। वर्थ वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बाद में आते हैं, तो आप उनको एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे यूज नॉर्मली हम नहीं करते हैं। जो नाउन है, नाउन से फौरन पहले जो यूज होता है इस पोजीशन को हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। तो वर्थ वाले जो एडजेक्टिव्स है, वर्थ रीडिंग है, वर्थ वॉचिंग है, वर्थ लिसनिंग है, या कोई भी वर्थ वाला एडजेक्टिव है, वर्थ विजिटिंग प्लेस हम नहीं कहेंगे, प्लेस वर्थ विजिटिंग कहेंगे। इसी तरह से इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। तो वर्थ रीडिंग नाउन के बाद आएगा, इसको यहां पे ले जाइए। ठीक है। तो वर्थ वाले सारे एडजेक्टिव्स आपके, और इसके बीच में फिर ये हाइफन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम नाउन के बाद लिखते हैं तो हाइफनेट नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट वन, द हार्डर यू वर्क द बेस्ट आर द ग्रेड्स। अगेन पैरेलल स्ट्रक्चर, जिसके दो एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द हार्डर द बेस्ट नहीं होगा, द बेटर होगा। दोनों तरफ हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉट एमसीक्यू बट नेक्स्ट सेंटेंस, दिस चेयर इज चीपर देन ड्यूरेबल। अब यहाँ पे क्या है, एक कंपैरिजन ये होता है कि आप दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये चेयर उस चेयर से ज्यादा ड्यूरेबल है, या ये चेयर उस चेयर से, उस वाली चेयर से ज्यादा सस्ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन नहीं है। एक सब्जेक्ट है, दिस चेयर। एक ही चेयर की, एक सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन है। ये इसकी प्राइस कितनी चीप है वो, और कितनी ड्यूरेबल है। तो जब एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज को हम कंपैरिजन करते हैं, तो उस सूरत में हम ई आर वाली डिग्री नहीं लगाते। हम फिर क्या करते हैं, यहां पे मोर लगाएंगे। मोर चीप, चाहे वो कि जितना छोटा एडजेक्टिव भी है हम उसके साथ मोर लगाएंगे, ई आर नहीं लगाएंगे। मोर क्लेवर होगा। ही इज मोर क्लेवर देन वाइज, ही इज क्लेवरर देन वाइज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जब भी आपको एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करना है, तो ऐसी सूरत में ई आर वाली डिग्री ना लगाइए, बल्कि मोर वाली डिग्री लगाइए। नेक्स्ट वन, ऑफ द टू ड्रेसेस दिस इज, जी क्या होगा। अब एक तो पैरेलल स्ट्रक्चर में हम दा लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और एक ऑफ द टू वाली फ्रेज में, ऑफ द टू जब भी होता है दो में से, दिस इज चीपर नहीं होगा। ऑब्वियसली जब दो का कंपैरिजन है तो लगाएंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री, ये भी नहीं लगेगी। मोर चीप भी हम नहीं लगाएंगे, चीपर भी नहीं लगाएंगे, दा चीपर लगाएंगे। लाइक आपको कंपैरेटिव डिग्री भी लगानी है और इससे पहले दा भी लगाना है। ऑफ द टू ड्रेसेस दिस इज द चीपर, ऑफ द थ्री ड्रेसेस दिस इज द चीपेस्ट। वो द सुपरलेटिव हो जाएगा, ये द कंपैरेटिव हो जाएगा। तो ऑफ द टू जब भी आएगा तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, सेकेंडली उससे पहले द लगाइए। ऑफ ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स बायोलॉजी इज मच मोर डिफिकल्ट। जी, अब ऑफ ऑल आ गया। जब भी ज्यादा का कंपैरिजन होगा तो हम मच मोर नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। बायोलॉजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक हो गया। जब भी दो की बात होगी, अगर मैं कहूं ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी इज मोर डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, या बायोलॉजी इज इजियर आप कह सकते हैं। जो भी आपके कंपैरेटिव डिग्री लगेगी अगर हम दो की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इवन तीन कहते हैं, लाइक आप कहते हैं ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो इसका मतलब है तीन सब्जेक्ट्स हो गए। तो उस सूरत में भी आप, जरूरी नहीं ऑफ ऑल आए, ऑफ थ्री भी आ सकता है, तीन नाम भी आ सकते हैं। उस सूरत में भी आपने सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। जब भी दो से ज्यादा की बात होगी तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। नेक्स्ट वन, इमरान खान इज मोर विजनरी देन एनी पॉलिटिशियन इन द पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान। जी, इसको जरा गौर से पढ़िए। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है।
अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान का किसके साथ? ये आगे लिखा हुआ है एनी पॉलिटिशियन इन द पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान, एनी पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अब ये देखिए, क्या इमरान खान एनी पॉलिटिशियन में आता है या नहीं आता? जब आप सारे पॉलिटिशियन कह देंगे पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली इमरान खान इज आल्सो वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस। तो ये तो उनके अंदर आ जाएगा, आपको इसको एक्सक्लूड करना है। अगर इमरान खान इन सब पॉलिटिशियंस के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में आपको इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने का क्या तरीका है? आप इसके साथ अदर लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान करना है। कभी हमें एक्सक्लूड करना होता है, कभी हमें नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस के अंदर पाकिस्तान की जगह में इंडिया कर देता, तो फिर हमें यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनी पॉलिटिशियन इन इंडिया, इसके अंदर इमरान खान नहीं आता, वो पहले ही एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एनी पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान कहते हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक्सक्लूड करने के लिए आप अदर लगाएंगे। तो ये एक्सक्लूड करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कोहली इज अ बेटर बैट्समैन देन एनीवन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। अगेन, कोहली एक बेहतर बैट्समैन है किससे? अब कोहली का कंपैरिजन अब कर रहे हैं, देखिए जरा किसके साथ? एनीवन इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी प्लेयर। तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर के अंदर, जब सब प्लेयर की बात करेंगे, कोहली उनके अंदर आता है या नहीं आता? कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये तो इनके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसको आपको एक्सक्लूड करना है। अब यहाँ पे आप अदर तो नहीं लगा सकते, इस सेंटेंस के अंदर अदर नहीं लगेगा, लेकिन इसके फिर भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं? आप लिख सकते हैं कोहली इज अ बेटर बैट्समैन देन एनीवन एल्स। एल्स लगा के भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं देन एनी अदर प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, या तो ये हो सकता है देन ऑल अदर प्लेयर्स हो सकता है, या एनीवन एल्स हो सकता है। ठीक है, तो एल्स लगाकर भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि कंपैरिजन में आप जिसका कंपैरिजन बाकी सबके साथ कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड करिए अगर जरूरत है तो। ही इज टॉलर देन ऑल द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास। जी, अब जरा गौर से देखिए, ये सेंटेंस गलत है। अब ही कोई लड़का है, ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लास, क्या ये ही इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे ऑब्वियसली लड़का है, वो गर्ल्स के अंदर तो नहीं आ रहा, गर्ल्स में तो वो इंक्लूडेड ही नहीं है। जब वो इंक्लूड उनके अंदर नहीं हो रहा, तो आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया। तो यहाँ पे फिर एक्सक्लूड नहीं करना हो, तो फिर हमें अदर लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज टॉलर देन ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये ध्यान करना है कि कब एक्सक्लूड करना है, कब नहीं करना। इस्लामाबाद इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी ऑफ इंडिया। जी, अब इस्लामाबाद, जब आप इस्लामाबाद का कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? एनी सिटी ऑफ इंडिया। तो क्योंकि इसके अंदर इस्लामाबाद तो आ ही नहीं रहा, तो आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर है इसके अंदर। नेक्स्ट वन, नो स्पोर्ट्समैन इन द हिस्ट्री हैज एवर बीन सो फेमस एज इज रोनाल्डो। जी, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी स्पोर्ट्समैन हिस्ट्री में रोनाल्डो जितना फेमस नहीं हुआ। जी, अच्छा, जब आप कहते हैं नो स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन इन द हिस्ट्री, तो क्या रोनाल्डो स्पोर्ट्समैन नहीं है? वो हिस्ट्री में नहीं आता? डेफिनेटली आता है। तो जब आप नो स्पोर्ट्समैन कह देते हैं, तो आपको लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन। तो जब आप सारे स्पोर्ट्समैन को इंक्लूड कर लेंगे, तो रोनाल्डो इज आल्सो पार्ट ऑफ दोज ऑल स्पोर्ट्समैन, वो तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया फिर। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, तो आपको रोनाल्डो को इससे एक्सक्लूड करना है। तो आप कैसे करेंगे? नो स्पोर्ट्समैन नहीं होगा, नो अदर स्पोर्ट्समैन हम लगाएंगे। नो अदर स्पोर्ट्समैन इन द हिस्ट्री हैज एवर बीन सो फेमस एज इज रोनाल्डो। कोई दूसरा इतना फेमस नहीं हुआ, कोई भी स्पोर्ट्समैन इतना फेमस नहीं हुआ, तो रोनाल्डो भी तो स्पोर्ट्समैन है। तो कोई भी नहीं कहेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेंगे, कहेंगे हम। ठीक है, नो अदर। यू आर टू रिस्पेक्ट मिस्टर शहबाज एज ही सीनियर एंड ओल्डर देन यू। जी, बिल्कुल, कोई बंदा सीनियर हो और एज में बड़ा हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये गलत है। इसमें क्या है?
यू ऑट टू रिस्पेक्ट मिस्टर शहबाज एज ही। देखिए यहाँ पे हमने दो एडजेक्टिव यूज किए। एडजेक्टिव्स के साथ आपको preposition का इस्तेमाल करना सही आना चाहिए। एक सीनियर है, एक ओल्डर है। अब सीनियर के साथ हमें लगाना होता है टू, ओल्डर के साथ हमें लगाना होता है देन। आई यू आर वाले जितने भी एडजेक्टिव्स है, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर है, ये जितने सारे भी है, इन सब के साथ हम टू लगाते हैं। ठीक है। तो अब जब सीनियर एंड ओल्डर देन लगा दिया तो ये बन गया सीनियर देन यू, ओल्डर देन यू। ये तो गलत हो गया ना। ये बन रहा है ही इज सीनियर देन यू, ही इज ओल्डर देन यू। तो ये गलत हो गया, सीनियर देन तो होता नहीं है। तो जब भी दो एडजेक्टिव्स के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस आ रही हो तो आप इसको दोनों को मेंशन करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे सीनियर टू मिस्टर शहबाज एज ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन यू। ठीक हो गया। तो ये एडजेक्टिव के साथ preposition जरा ध्यान से लगा रही है। नेक्स्ट वन, हाउ कैन ही बिहेव सो रूडली, ही इज मच मोर जूनियर टू मी। अगली बात क्या है, ये जो आई यू आर वाले एडजेक्टिव्स है जितने सारे, जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। लाइक जैसे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स सारे जो हमने देखा, परफेक्ट है, आइडियल है, यूनिक है, सर्कुलर है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल है, ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो उनकी तो डिग्री हम कोई और बना ही नहीं सकते। अब ये जो आई ओ आर वाले एडजेक्टिव्स हैं, दे आर ऑलरेडी इन कंपैरेटिव डिग्री। कोई जूनियर अकेला बंदा हो ही नहीं सकता, जूनियर किसी और से जूनियर होता है। जब आप कहते हैं मैं सीनियर हूं, इसका मतलब है किसी और से सीनियर है, ऑलरेडी कंपैरिजन हो गया। तो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। इनके साथ मोर नहीं लगा सकते हम। ठीक हो गया। दो बातें याद रखनी है आई ओ आर वाले एडजेक्टिव्स के लिए, कि एक तो इनके साथ हमने टू लगाना है, देन नहीं लगाना। दूसरी बात यह है कि हमने इनसे पहले मोर नहीं लगाना। ठीक है। सो ही इज, फिर मोर नहीं है तो मच भी नहीं लगेगा। ही इज जूनियर टू मी, शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जी। दिस डिजाइन इज वेरी यूनिक। जी, एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन ये शायद आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। अब इसमें क्या मसला है, देखिए यूनिक कौन सी टाइप का एडजेक्टिव है। यूनिक है आपका एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के बारे में एक तो हमने देखा कि हम उसकी को डिग्री नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से पहले आपने वेरी भी नहीं लगाना। वेरी हम नहीं लगा सकते, वेरी लगता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले। हाँ, इनको अगर आप मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो इनसे पहले आप क्या लगा सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यूनिक या परफेक्ट या एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल, इससे पहले आप क्या लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं टोटली, आप लगा सकते हैं कंप्लीटली, आप लगा सकते हैं परफेक्टली। लेकिन आप वेरी या इस तरह का कोई आप एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ लगता है। तो वेरी यूनिक गलत है। परफेक्टली यूनिक हो सकता है, सिर्फ यूनिक हो सकता है, टोटली यूनिक हो सकता है, कंप्लीटली यूनिक हो सकता है। जी, ये एडजेक्टिव्स हैं सारे, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, डेड, कंप्लीट, राउंड, एम्प्टी, यूनिवर्सल, ग्लोबल, ये सारे देख लीजिए। इन सब के साथ मोस्ट या मोर भी आपने नहीं लगाना, और इनके साथ वेरी भी आपने नहीं लगाना। नेक्स्ट वन, लेट्स गो एंड ईट समथिंग, वी हैव डैश मनी लेफ्ट। जी, लिटिल, आ लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू, क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहली बात याद रखिए, लिटिल और आ लिटिल या द लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया, जिसके साथ वन टू थ्री लगता है वो काउंटेबल होता है, जिसके साथ वन टू थ्री नहीं लगता वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक। अब मनी, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पैसे हम गिनते हैं, हम पैसे हम वन मनी, टू मनी, थ्री मनी तो नहीं कहते हैं ना। तो सिंपल बात है, मनी इज अनकाउंटेबल। ठीक है। तो अब इसके साथ लिटिल, आ लिटिल क्या लगेगा, दा लिटिल लगेगा। देखिए, लिटिल और आ लिटिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए दो तीन बातों को आपको समझना है, मैं शॉर्टली बताता हूँ। मे बी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूं कि लिटिल, आ लिटिल और आ फ्यू, फ्यू में क्या डिफरेंस है, बट मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। लिटिल, आ लिटिल का ताल्लुक क्वांटिटी के साथ नहीं होता, कि ये बहुत कम है तो लिटिल है, और थोड़ी सी ज्यादा है तो आ लिटिल है। इसको थोड़ा सा जरा इसको हम किसी और तरीके से समझते हैं। जब भी आपकी जरूरत पूरी हो रही है, नीड आपकी,
जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जब भी आपकी जो होप है, उम्मीद है, वो पूरी हो रही है, ठीक है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी हो रही है किसी चीज के साथ, तो उसकी क्वांटिटी या उसका नंबर जितना भी कम है वो आ लिटिल या आ फ्यू है। अगर इफ योर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, तो उस सूरत में आप आ लिटिल या आ फ्यू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो एंड ईट समथिंग, हम खाना खा सकते हैं, इसका मतलब है हमारी जरूरत पूरी हो रही है, सो वी हैव आ लिटिल मनी, हमारे पास कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर होता वी कैनॉट ईट एनीथिंग, तो फिर क्या होता, वी हैव लिटिल मनी। जब हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही होती है तो वो लिटिल या फ्यू होता है, जब हमारी जरूरत पूरी हो रही होती है तो वो आ लिटिल या आ फ्यू होता है। लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज एंड फिकल, डैश इज नीडेड फॉर वन टू बी ruined आर सेव। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, ओरिजिनल ये एक नॉवल से सेंटेंस है, मैंने इसको चेंज करके थोड़ा सा लिखा है। सो शॉर्ट स्टोरी से सॉरी। हाउ स्ट्रेंज इज लाइफ, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी ruined or saved, ये होता है बेसिकली सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, लाइफ बहुत स्ट्रेंज है और बहुत फिकल है। आपको बहुत कम चीज चाहिए होती है किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए या उसको बचाने के लिए, बहुत थोड़ी सी कोई चीज चाहिए होती है, छोटी सी चीज। दूसरा पॉइंट याद रख लीजिए, मैंने एक चीज आपको बताई, जरूरत पूरी हो रही है तो आ लिटिल या फ्यू, नहीं पूरी हो रही तो लिटिल या फ्यू। दूसरा पॉइंट, जब आप एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि कोई चीज बहुत कम है, एम्फेसिस के लिए हम लिटिल या फ्यू लगाते हैं। लिटिल इज नेडेड, बहुत थोड़ा चाहिए होता है किसी की लाइफ को बर्बाद करने या बचाने के लिए, बहुत कम चीज चाहिए होती है, छोटी सी चीज। तो जब भी आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि कोई चीज कम है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए लिटिल या फ्यू लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं वाइज मैन, क्या होगा, जो अक्लमंद लोग होते हैं क्या करते हैं, स्पीक। अब क्या लिखेंगे हम, लिटिल लिखेंगे, आ लिटिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एम्फेसाइज इसी बात के ऊपर करना चाहते हैं कि वो कम बोलते हैं। भाई अक्लमंद वो होते हैं जो कम बोलते हैं, तो कमी के ऊपर जब भी एम्फेसाइज होगा, वो नंबर है या क्वांटिटी है, लिटिल या फ्यू लगाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये याद रख लीजिए। तीसरा एक और पॉइंट होता है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, द लिटिल का मैं आपको अलग से बताऊंगा। ही इज ऑलवेज एंग्री देयर फॉर ही हैज डैश फ्रेंड्स। अच्छा, आ फ्यू फ्यू, सबसे पहली बात है फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल है। अब जब भी एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, तीसरी बात होती है कॉन्टेक्स्ट की। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होगा तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, लिटिल या फ्यू। और अगर आपका पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट होगा तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, आ लिटिल या आ फ्यू। ठीक है जी। कैसे, अब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को देखना है। एक आपने ये देखना है जरूरत पूरी हो रही है नहीं हो रही, दूसरा आपने देखना है स्ट्रेस है तो एम्फेसिस है तो लिटिल या फ्यू। अब तीसरी बात कॉन्टेक्स्ट है, अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है तो लिटिल, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो आ लिटिल या आ फ्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑलवेज एंग्री, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है ये। अक्सर दो सेंटेंसेस ही होते हैं इस तरह के सेंटेंस, इस तरह की जगहों पे। अब देयर फोर के बाद एक तरफ नेगेटिव है तो देयर फोर की अगली तरफ भी नेगेटिव ही होगा। यानी अगर आपका देयर फोर लगा हुआ है या एंड लगा हुआ है तो वो दोनों तरफ कॉन्टेक्स्ट एक जैसे होते हैं। अगर आपका बट लगा हुआ है या स्टिल लगा हुआ है तो दोनों तरफ कॉन्टेक्स्ट ऑपोजिट होते हैं। अब देयर फोर के लिए इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही इज ऑलवेज एंग्री देयर फोर ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं देयर फोर की जगह इधर ही मैं बट लिख दूं, ही इज ऑलवेज एंग्री, या स्टिल लिख दूं स्टिल, तो अब स्टिल लिखने से कॉन्टेक्स्ट दोनों तरफ ऑपोजिट हो जाते हैं। तो अगर मैं स्टिल लिखूं तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ही हैज आ फ्यू फ्रेंड्स हो जाएगा। तो जब भी दोनों तरफ, जब नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होगा तो उसके लिए आप लिटिल या फ्यू लगाएंगे, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट होगा तो आ फ्यू या आ लिटिल लगाएंगे। कॉन्टेक्स्ट को जज करते हुए, देखते हुए आपने कंजंक्शंस का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, ही डज नॉट केयर फॉर स्कूल, ही हैज डैश इंटरेस्ट इन इट। अब देखिए ये कॉन्टेक्स्ट ये कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे कोई कंजंक्शन वो नहीं लगा हुआ तो ये भी आपका तो कॉन्टेक्स्ट उसी तरह से कंटिन्यू करता है, यानी जो पहले में है वही दूसरे में भी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, दो अलग अलग क्लॉज सेंटेंसेस है।
तो कोई कंजंक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। ठीक है। शी डज नॉट केयर फॉर स्कूल, वो स्कूल का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, नेगेटिव हो गया। अगले वाला भी नेगेटिव है क्योंकि कोई कंजंक्शन कोई कुछ भी नहीं है। ही हैज, क्या मतलब हुआ? अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वन, इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट नहीं होता, लिटिल या आ लिटिल आएगा। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, तो इधर हम लिटिल लगाएंगे। यानी अगर आपने एक सेंटेंस लिखा, इधर कोई कंजंक्शन भी नहीं है, दूसरा सेंटेंस, तो जो इधर कॉन्टेक्स्ट है वो इधर भी होगा। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इधर नेगेटिव हो तो आगे पॉजिटिव, ऑपोजिट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी होती है फुल स्टॉप के बाद। नेक्स्ट, their suggestions I gave at the meeting were all welcomed by everyone present। जी, अब आ गया दा लिटिल या दा फ्यू का। तो दा लिटिल और दा फ्यू के लिए नॉर्मली जो पढ़ते हैं कि थोड़ी सी चीज सारी की सारी, या थोड़ी सी चीजें सारी की सारी, वो अजीब सी को बात है, मुझे समझ नहीं आती है। मैं इसको भी आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। जब भी किसी नाउन के बाद कोई क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आ जाए, किसी एक नाउन के बाद क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आ जाए, तो हम उससे पहले दा लिटिल या दा फ्यू लगाते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले दा लिटिल लगेगा या दा फ्यू लगेगा, डिपेंडिंग कि वो आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखिए, अब एक नाउन है, क्वालिफाइंग फ्रेज क्लॉज क्या होती है? क्वालिफाइंग क्लॉज का मतलब नॉर्मली रिलेटिव क्लॉज होता है, हु विच दैट से शुरू होती है जो। और क्वालिफाइंग फ्रेज होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, या पार्टिसिपल फ्रेज हो सकती है, जो उसको डिफाइन करती है किसी तरह से। ठीक। अब यहां देखिए, यहां नाउन लगा हुआ है सजेस्शंस, उसके आगे क्वालिफाइंग क्लॉज लगी हुई है। कौन सी वाली क्वालिफाइंग क्लॉज है? आई गेव, जो मैंने सजेशन दी। ये बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया हुआ है, वो है दैट आई गेव। फ्यू सजेशंस दैट आई गेव एट द मीटिंग, पर आई गेव एट द मीटिंग, यहां तक है पूरे का पूरा। तो ये जब भी इस तरह से एक नाउन के बाद क्वालिफाइंग क्लॉज आ गई, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? द फ्यू सजेशंस। ठीक है। तो किसी एक नाउन से के बाद क्वालिफाइंग क्लॉज जब भी आती है, मिल्क के बाद आप क्वालिफाइंग क्लॉज लगा ले, इन द फ्रिज, फ्रेज लगा ले, द लिटिल मिल्क इन द फ्रिज। मनी के बाद आप लगा लें, द लिटिल मनी दैट आई हैव, पैसे जो दैट आई हैव, मनी दैट आई हैव, मनी इन माई वॉलेट, मनी इन द बैंक, सो द लिटिल मनी इन द बैंक, यूं होगा। ठीक है। तो जब भी किसी नाउन के बाद क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आए, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है? द लिटिल जताफी, शी डिड फॉर अस वॉज नॉट इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगेन ये शी डिड जो है, ये आपका क्वालिफाइंग क्लॉज है, दैट शी डिड है बेसिकली, जो उसने किया, तो ये क्वालिफाइंग क्लॉज है, व्हाट शी डिड। तो ये इससे पहले हम क्या लगाएंगे? द लिटिल दैट शी डिड फॉर अस वाज नॉट इनसिग्निफिकेंट, द लिटिल लगाएंगे। ठीक हो गया। सो जब भी किसी नाउन से पहले बाद में क्वालिफाइंग क्लॉज होगी या फ्रेज होगी, तो उससे पहले हमने द लिटिल लगाना है। दिस इज द, अगली चीज, दिस इज द लेटेस्ट, लास्ट, लेटर, लेटर या लास्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। अच्छा, अब आपको लेटेस्ट और लास्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लास्ट या लेटेस्ट, देखिए लास्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए जो आखिरी हो, तरतीब में आखिरी हो। ठीक हो गया। और उसके बाद अभी कोई नहीं है। ठीक है। लेटेस्ट होता है टाइम के हिसाब से, इसका ताल्लुक टाइम के साथ है, और ये है आपका रिसेंट, अपडेटेड। ठीक है। लास्ट जो होता है उसका ताल्लुक ऑर्डर के साथ होता है, और वो ये होता है कि उस चीज के बाद कोई चीज नहीं आनी, वो लास्ट है। ठीक है। लेटेस्ट का मतलब ये होता है कि जो मोस्ट रिसेंट है वो आपका लेटेस्ट है। और खासकर जब भी आप किसी बुक के एडिशन की बात करते हैं, किसी न्यूज की बात करते हैं, जब भी आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम लास्ट नहीं लगाते, हम लेटेस्ट लगाते हैं। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। ठीक हो गया। तो लेटेस्ट आएगा यहाँ पे, लास्ट नहीं आएगा। आगे भी कुछ एमसीक्यूज करते हैं, लेटेस्ट और लास्ट का डिफरेंस हमें सही तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द डैश आई हर्ड ऑफ हिम वाज दैट ही वाज इन लाहौर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आखिरी बार जब मैंने उसके बारे में सुना, आखिरी चीज जो मैंने उसके बारे में सुनी वो ये थी कि वो लाहौर में है। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? ऑर्डर के साथ है, लास्ट जिसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो जब इस यहाँ पे हम लेटेस्ट नहीं लगाएंगे, लास्ट लगाएंगे। द लास्ट आई हर्ड अबाउट हिम,
जो चीज आखिरी होती है उसके लिए हम लास्ट लगाते हैं, जो रिसेंट होती है उसके लिए हम लेटेस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। ही इज अवर फ्रेंड एंड कॉलीग, दिस इज द डैश वी ऑट टू डू टू हेल्प हिम। वो हमारा दोस्त भी है, हमारा कॉलीग भी है, उसके लिए इतना तो कम अज कम हमें जरूर करना चाहिए। तो दिस इज द क्या होगा, लिटिल लेस लीस्ट, कम अज कम इतना हमें करना चाहिए। दिस इज द लीस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, कम तरीन हम ये कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। दिस इज द मोस्ट आई कैन डू फॉर ये मैक्सिमम यही है मैं कर सकता हूँ। दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन डू, कम से कम ये है जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो हमारा दोस्त है, हमारा इतना तो हक बनता है कि इतना कम से कम हम उसके लिए कर ले, दैट मीन्स इतना कम से कम है। सो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, लीस्ट लगाएंगे। ठीक है। मोस्ट नहीं लगाना यहाँ पे, और सुपरलेटिव डिग्री आएगी जी। देयर वर डैश 300 कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द टेस्ट। जी, यहाँ पे क्या होगा, नो लेस देन नो फ्यूअर देन, ये दो एक्सप्रेशन याद रखिए। काउंटेबल के साथ, जो काउंटेबल है 1 2 3 वाला, उसके साथ फ्यूअर देन लगाइए, जो अनकाउंटेबल है उसके साथ लेस देन लगाइए। नो लेस देन, नो फ्यूअर देन। ठीक हो गया जी। नम्स 2024 was by far the most difficult of नम्स exams during the last 5 years. नम्स 2024, अच्छा, बाय फार के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एक्चुअली ये आपको भी पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हम कौन से प्री मॉडिफायर लगाते हैं, ये वाले। कंपैरेटिव से पहले कौन से लगाते हैं, और पॉजिटिव से पहले कौन से लगाते हैं। तो ये शायद आगे एमसीक्यूज आए तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, या नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, बाय फार के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। सॉरी, सिर्फ फार के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, बाय फार के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, both the dresses are equally beautiful but this one is comparatively cheaper। comparatively के साथ हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, दो वर्ड्स याद रखिए। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ हमने, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कंपैरिजन आ जाता है, तो ये दोबारा से इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, हम इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, दिस रूम इज रिलेटिवली स्मॉल होगा, दिस रूम इज रिलेटिवली स्मॉलर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, एशिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। अच्छा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते ऑफ ऑल, तो उसके लिए अदर नहीं लगता, फिर ये बात याद रखिए। ऑफ ऑल जब कहेंगे, देन के साथ कंपैरिजन करेंगे तब अदर लगता है, ऑफ ऑल के साथ अदर नहीं लगता। एशिया इज मोर पॉपुलेटेड देन ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स, ये सही है। लेकिन एशिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड ऑफ ऑल जब लगाएंगे, देन के बाद आगे अदर हम लगा सकते हैं एक्सक्लूड करने के लिए, लेकिन जब ऑफ ऑल लगाते हैं तो फिर हमें अदर नहीं लगाना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ऑफ ऑल द सिचुएशंस आई एवर फेस दिस इज द वर्स्ट। जी, ऑफ ऑल के बाद सुपरलेटिव डिग्री, वर्स नहीं आएगा, वर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, दिस बुक इज डिफरेंट एंड मोर यूजफुल देन दैट, ही इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये दो एडजेक्टिव्स, एक डिफरेंट है और एक यूजफुल है। डिफरेंट के साथ प्रपोजिशन देन इस्तेमाल नहीं होती ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, यूजफुल के साथ हम देन लगाते हैं। मोर यूजफुल देन, ये सही है। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट, ये तो सही हो गया, लेकिन ये वाला गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, दोनों के साथ अलग से प्रपोजिशन लगानी होती है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम एंड मोर यूजफुल देन दैट। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर के साथ ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ये तो दोनों सही है। तो जब, अगर दोनों के साथ एक प्रपोजिशन लगती है, देन लगता है दोनों के साथ, तो फिर आप एक ही दफा लिखिए, फिर आप ई स्ट्रोंगर देन एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू नहीं करेंगे, फिर हम एक ही दफा लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों के साथ अलग अलग है, तो उस सूरत में आपने फिर दोनों को अलग अलग मेंशन करना है। ठीक हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो बहुत आसान है।
पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें। अच्छा, एक तो एनी कंट्री जब कहेंगे तो इसमें तो चाइना भी आ जाएगा, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है। देन एनी अदर लगाना है, लेकिन अब भी ये सेंटेंस सही नहीं हुआ। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है। क्यों? चाइना की पॉपुलेशन किसी दूसरे मुल्क से ज्यादा नहीं है, दूसरे मुल्क की पॉपुलेशन से ज्यादा है। जैसे डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी हमने किया था, इसी तरह से पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री। तो ये ट्रिकी है थोड़ा सा, इसको जरा ध्यान रखना है आपने। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक हो गया? तो इसको जरा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, ऑफ द थ्री अली अहमद एंड हसन द लेटर लेटर इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये गलत है। लेटर हम लगाते हैं जब ये वाला जो लेटर है, डबल टी ई आर वाला, जब हम दो में से सेकंड वाले की बात कर रहे होते हैं, दो में से सेकंड नंबर वाला, उस वक्त हम लेटर लगाते हैं। तीन में से सेकंड आखिरी वाले के लिए हम लेटर नहीं लगाते, ये बात याद रखिए। जहां तक लास्ट हो सकता है, हसन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लास्ट हो सकता है, लेटर यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ होगा, अगर होता ऑफ अली एंड अहमद द लेटर इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर सही है। क्योंकि जब दो बंदे हों तो दूसरे जिसका बाद में जिक्र आए उसको लेटर कहते हैं, जिसका पहले जिक्र आता है उसको फॉर्मर कहते हैं। आई हैव नॉट रेड द थ्री फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब थ्री फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट थ्री होता है। ठीक है, थ्री फर्स्ट नहीं होगा, ये गलत है। पहले आप लगाते हैं ऑर्डिनल, फिर आप लगाते हैं कार्डिनल्स। फर्स्ट टू होगा, फर्स्ट थ्री होगा। ठीक हो गया जी? ये ऑर्डिनल्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये पहले आता है, फिर कार्डिनल्स लगाते हैं हम, जो वन टू थ्री होता है। तो इसको भी आपने जरा ध्यान रखना है। आई गिव प्रेफरेंस डैश टी डैश कॉफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आ भी चुका है, बट आई थिंक वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है, तो हम इसको यहीं पे, इस पार्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कुछ और भी, जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और आई ट्राई कि मैं उसको जल्दी रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।